जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में, दैट मीन्स मस्कुलर टिश्यूज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या मेनली इनका फंक्शंस होता है, और इससे पहले हमने देखा था एपिडर्मल टिश्यूज। बच्चों ये जो टिश्यूज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एपिडर्मल टिश्यू है वो क्या करता है, आउटर लेयर बनाता है, आउटर लाइनिंग बनाता है। तो जब अपन पेशी ऊतक पढ़ेंगे या फिर आगे जाके नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो उपकला पाई जा रही है, वहाँ पर जो एपिडर्मल पाई जा रही है वो किस तरह की है ना, कॉलमनार है या फिर हम बोले सीलिएटेड है, किस तरह की है वो हमें ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो नीट में पूछे जाते हैं जो हम मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। गेट इट? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक अनेक लंबे, ठीक है, बेलनाकार तंतुओं यानी कि रेशियो फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, समानांतर है। जैसा कि हम बात करें स्मूथ जो टिश्यू होते हैं हमारे, ये देखो इस तरीके से क्या होगा, ये समानांतर एक अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं, हाँ या ना। ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बने होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, मायोफिब्रिल, है ना, क्या कहलाते हैं, मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल हमें कैसे याद होगा बच्चों, मायो का जो मतलब होता है, देखो फिब्रिल यानी कि फिब्रिल का मतलब हो गया तंतु या फिर रेशे, हाँ या ना। फिब्रिल का क्या मतलब हो गया, या तो तंतु या फिर रेशे। मायो का क्या मतलब है, मायो का यहाँ पर मतलब होता है मसल्स। क्या मतलब होता है, मसल्स। और हम मसल्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं, हाँ या ना। तो हमें समझ में क्या आया कि ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसको पेशी तंतुक, पेशी तंतुक यानी पेशी यानी कि मसल, ठीक है, तंतु यानी फाइब्रिल। तो क्या हो गया, मायो प्लस फाइब्रिल यानी कि मायोफिब्रिल यानी कि पेशी तंतुक में ये बन जाता है जब बहुत सारे तंतु यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्लियर हो गई बात। समस्त पेशी तंतु समन्वित होकर के यानी एक ही रूप में इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने प्रेस पड़ी हुई थी, है ना, जिसपे अपन कपड़े प्रेस करते हैं, वो प्रेस पड़ी हुई थी, मैं वो गर्म थी, मुझे नहीं पता था, ठीक है, मैंने हल्का सा टच किया, ओ, है ना, मैंने क्या किया, झटके से मेरा हाथ हटा लिया। उसमें क्या हुआ, नर्वस सिस्टम ने भी काम किया और इसके अलावा मसल टिश्यूज ने भी काम किया। क्यों? क्योंकि जो बाहरी उद्दीपन हुआ, जो बाहरी वातावरण से मुझे कोई भी संवेदन हुआ, उसके प्रति मैंने क्या दिखाई, क्रिया दिखाई, हाँ या ना, मैंने कोई रिस्पॉन्स दिया, कोई रिएक्शन दी, मुझे गर्म लगा, मैंने फटाफट से हाथ हटाया, हाँ या ना। तो हमने क्या बोला, जो पेशी ऊतक हैं, जो हमारे मसल टिश्यूज हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहरी वातावरण के जो उद्दीपन है, जो भी क्रियाएं हो रही है उसके प्रति हम क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। गेट माई पॉइंट। तो संकुचित हो जाते हैं, पुनः लंबा होकर के अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। कैसे, हाथ लगाया, संकुचित हुआ, वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया। क्लियर हो गई बात। देखो बच्चों, कोई भी लाइन है उसका एक सीधा सीधा मतलब होता है, फाइन। हम यदि वो मतलब निकालना समझ जाए ना तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। पेशी ऊतक की क्रिया शरीर वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या कर रहा है, बाहरी वातावरण के उद्दीपनों के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है या रिएक्शन दे रहा है। गेट इट। यह शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा जो मसल्स टिश्यू है वो क्या करता है, बाहरी जो वातावरण में क्रियाएं हो रही है
और जो हमारी जो मसल्स मूवमेंट है इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो कौन कौन से, जैसे 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे अभी आएगा जब, तो 3 प्रकार में कौन सा है जो टिश्यू का टाइप है जो कि नियंत्रण करने में सक्षम है और कौन सा नहीं है। दैट मीन जो वॉलेंट्री है वो कौन से हैं, इनवॉलेंट्री है वो कौन से हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है, यानी कि बेस्ट वर्क। यदि आपसे पूछेगा जाए कि मुख्य कार्य क्या है पेशी ऊतक का, तो आप क्या बोलोगे, मूवमेंट में। हम मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, मैं भाग रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, हाँ है ना, मैं चल रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, मैं आईज को ब्लिंक कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, मेरा जो अंदर से जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पंप हो रहा है, हाँ है ना, वो क्या हो रहा है, अंदर भी मूवमेंट चल रहा है। तो इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा ये हमारा पेशी ऊतक ना। बार बार मुझे नर्वस सिस्टम इसलिए आ रहा है क्योंकि नर्वस सिस्टम भी हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तंत्रिका तंत्र, हाँ है ना, जो कि मैसेज कन्वे करता है, इसलिए, ठीक है। तो पेशी ऊतक क्या कर रहा है, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल किए हुए होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन। तो पेशी ऊतक बेसिकली कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये देखो डायग्राम, टाइप ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पेशी ऊतकों के बारे में। तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन सा, स्केलेटन मसल, ठीक है, दूसरा है कार्डियक मसल, और थर्ड वन इज है हमारा स्मूथ मसल, यानी कि जो स्मूथ है हम उसको बोलेंगे चिकनी पेशी, ठीक है, कार्डियक को हम बोलेंगे हृदय पेशी, और जो मसल है उसको हम बोलेंगे कंकाल पेशी, जो स्केलेटन वाला है। क्लियर हो गई बात। अब जो इसके डायग्राम है वो कैसे कैसे है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम को एलोब्रेट कर रही हूँ कि किस तरीके से होता है। इससे क्या होगा, आप डिफरेंस निकाल पाओगे कि हृदय पेशी, चिकनी पेशी और जो स्केलेटन यानी कंकाल पेशी है, बेसिकली उसमें डिफरेंस क्या है, आप डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे किया हमने, ये आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर इस तरीके का कुछ डायग्राम बना हुआ है, हाँ या ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके के गोले भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो गोले हैं वो गोले क्या है हमारे, यहाँ पर ये जो है वो है न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब देखो यहाँ पर केंद्रक बहुत सारे दिख रहे हैं, हाँ है ना। अब जब अपन कार्डियक में देखेंगे, हृदय पेशी में देखेंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे केंद्रक हमें दिख रहे हैं। बट जब हम चिकनी पेशी के बारे में बात करेंगे तो चिकनी पेशी में आप देखोगे कि एक सेल के पास एक ही केंद्रक है, हाँ है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हाँ है ना। तो क्या बोला, जो हृदय पेशी है और कंकाल पेशी है वहां पर जो न्यूक्लियस की संख्या है वो मल्टी है ना, मल्टी न्यूक्लियस है यहाँ पर। लेकिन जब हम स्मूथ मसल की, चिकनी पेशी की बात करेंगे तो वहां पर एक ही हमें क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। और क्या होगा कि कहाँ कहाँ, अब आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि किस तरह की कोशिका है, दैट मीन्स इसमें कितने तरह के केंद्रक पाए जा रहे हैं, कितनी संख्या में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। थर्ड बात, किस तरीके से ये फंक्शनेबल है, नियंत्रण करती है या नहीं करती है, ये चीज़ देखनी है। कौन कौन से ऑर्गन में ये प्रेजेंट है, दैट मीन्स अकरेंसी, ठीक है, और इसकी क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं वो भी हमें देखना है। तो हमें 4 बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या, एक तो किस तरह का इनका आकार है, ठीक है, दूसरा कितना इनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तीसरा इनके कार्य क्या है, चौथा इनका अकरेंस क्या है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कंकाल पेशी, कंकाल पेशी यानी कि स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल सेल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ बच्चों, यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जा रही है, कंकाली अस्थि से जुड़ी रहती है, यानी कि जो स्केलेटल होता है हमारा, जो पूरा आपने देखा हो ना कंकाल तंत्र, तो वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो वो किससे जुड़ा हुआ है, कंकाल पेशी उसमें प्रेजेंट होती है। और उदाहरण क्या है, प्रारूप पेशी जैसे द्विशिरिस्का है ना, देखो द्विशिरिस्का, ठीक है, ये 2 अलग अलग मैंने ऐसे
क्यों ऐसे संधि विच्छेद कर दिया शब्द का? द्वि यानी कि दो, है ना, द्वि यानी कि टू। सिरिस्का, वैसे तो बच्चों अपन सिर इस तरीके से लिखते हैं, हाँ है ना, लेकिन अभी हम यहाँ से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए ट्रिकी है कि हमें कैसे याद रहेगा। द्विसिरिस्का बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या, कैसे हमें समझना है। सिर यानी कि यहाँ पर सिर हो गया, यानी कि हेड, फाइन। इसका यानी कि ऐसी कोई पेशी जिसके पास दो सिर हो, ऐसा कुछ कह सकती हूँ मैं। कैसे कह सकती हूँ ये भी मैं शो करूंगी। यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रारूप यानी कि टिपिकल पेशी, जैसे द्विसिरिस्का बाइसेप्स, यानी कि बाय यानी टू, बाइसेप्स दो सिर वाली, ठीक है, दो सिर वाली। आपको ये डायग्राम दिख रहा है क्या? यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, कलर एक बार चेंज कर लूं। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से पेशी जा रही है, एक इधर और एक इधर, एक और ये दो, हाँ है ना। हमें यहाँ पर क्या मिल गया? टू मिल गया। कि इस तरीके से एक बार कलर और चेंज कर लूँ, रेड कलर से बता दूँ क्या? देखो यहाँ पर अपना एक सिर, ये दो सिर, यानी बाइसेप्स एक पेशी पर प्रेजेंट है। ये एक हो गई, ये एक हो गई, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये जो पेशी है वो कैसी है? द्विसिरिस्का है, बाइसेप्स वाली है ना, टिपिकल पेशी है। और ये रेखीय कंकाल पेशी तंतु क्या हो रहा है? रेखीय कंकाल यानी कि एक लीनियर अरेंजमेंट में, है ना। कैसा करेगा? ये एक लीनियर अरेंजमेंट करेगा और एक समूह में एक साथ समानांतर रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक इक्वल, है ना, एक समानांतर रूप में अरेंज होकर के पाए जाते हैं। कौन? ये वाले पेशी। कौन सी पेशी? कंकाल पेशी, ठीक है। पेशी ऊतक के समूह में चारों ओर कठोर, ठीक है, हार्ड संयोजक ऊतक का आवरण होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर पाए जा रहे हैं? बेसिकली तो कंकाल पेशी में कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ने में सहायक कर रहा है। संयोजक ऊतक क्या है? जो कनेक्टिविटी दे, जो कनेक्शन बनाए, तो कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हाँ है ना। एक पेशी को दूसरी पेशी से जोड़ने के लिए कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ है ना। तो हमें यहाँ पर पता हो गया कि जो कनेक्टिविटी टिश्यूज है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, किसके लिए? कंकाल पेशियों को आपस में जोड़ने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये वाला डायग्राम है। पहली बात क्या है? अब मैं यहाँ पर जो लिख रही हूँ उसके बारे में, किसके बारे में? कंकाल पेशी के बारे में। इसकी क्या क्या जो है क्वालिटीज है। सबसे पहले ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हाँ या ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुकेंद्र की, बहुकेंद्र की, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड है यानी कि बहुकेंद्र की है, पहली बात। अब दूसरी बात, एक मिनट रुकिए बच्चों अपना, ठीक है, चिकनी पेशी स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमारा कंकाल पेशी यहीं पर ही है। पहली बात है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दूसरी बात क्या है बच्चों? आप देख रहे हो कि ये आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, हाँ या ना। अब ये कनेक्टेड होते हैं तो ये इस तरीके से इनका डायग्राम होता है, यहाँ देखो, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम होता है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है, गौर करना जरूरी नहीं है जो आपकी बुक में है वही चीज पूछी जाए। नीट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या? ये देखो यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये आपको लाइन दिख रही है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड, ठीक है, स्ट्रिएटेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रिएटेड? देखो ये है हमारी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंकाल पेशी की, है ना, स्केलेटन मसल की। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक कोशिका है जहाँ पर बहुत सारी मसल्स पाई जा रही है, यानी कि क्या पाई जा रही है? हमारे पास मसल्स पाई जा रही है। अब इन मसल्स में क्या हो रहा है बच्चों? एक बार इधर जाके मैं देख रही हूँ, ये जो मसल्स हैं यहाँ पर देखो एक बार, ठीक है, ये जो मसल सेल्स हैं इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलीमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्कोलीमा। किसको?
मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलीमा। याद रखना है आपको कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे, हाँ सार्कोलीमा। समझ में आ गया किसको, मसल्स वाले को। फिर हम बोल रहे हैं कि ये सार्कोलीमा जो है ना, अब इसके अंदर भी क्या होगी, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये क्या बनाई है मैंने, ER बनाई है। अब जो मसल्स की ER होती है, जो मसल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, अंतः प्रदर्वी जालिका जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी गलत लिख दिया स्पेलिंग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हम जो पेशी उत्तक है उसकी जो ER होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलीमा। फाइन। अब आप ये सोचेंगे मैम ये इतनी सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना, नीट में क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ू। अब क्या हुआ कि हमने बोला कि यहाँ पर अपन ने इलोबरेट कर दिया। अब क्या बोल रही हूँ, ये स्ट्रिएटेड कैसे हो रहा है ना, ये स्ट्रिएटेड कैसे होता है। एक बार इसको मैं रफ कर दूँ क्योंकि अपने पास थोड़ी सी जगह कम है। फाइन, ये आपको यहाँ पर मैंने समझा ही दिया। अब क्या हुआ कि जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये वाली जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, जो एक होता है एकदम थिन, ठीक है, एक होता है थिन फिलामेंट, एक होता है अपना थोड़ा कंडेंस्ड जिसको हम बोलते हैं थिक, ठीक है। ये मोटा होता है, ये थिन है तो ये लाइट कलर का होगा, हाँ या ना, ये लाइट कलर का होगा। और ये जो थिक है वो कैसा होगा, डार्क होगा, डार्क कलर का होगा। ये क्यों बता रही हूँ, समझ में आ रहा है। ये जो पतला रेशा आपको दिख रहा है ये कैसा होता है, हमारा एक्टिन फिलामेंट। क्या होगा ये, एक्टिन फिलामेंट। फाइन। और जो दूसरा हमारा डार्क वाला होगा ये होगा हमारा मायोफिलामेंट। क्या होगा ये हमारा मायोफिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट और मायोफिलामेंट। क्लियर हो गई बात। अब क्या हो रहा है, ये एक्टिन और मायोफिलामेंट स्ट्रिएटेड कैसे आया मैडम, है ना। क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्ट्रिएटेड का क्या मतलब है। ये देखो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर पतला, फिर यहाँ पर भी पतला, फिर यहाँ पर ये डार्क वाला, फिर यहाँ पर पतला, यहाँ पर पतला, फिर यहाँ पर डार्क वाला। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रिएटेड, ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो यदि क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सुन लो, यदि केवल हमें पता है कि एक्टिन और एक्टिन है यानी कि पतले फिलामेंट है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। यदि इधर लिख देती हूँ, यदि दोनों पतले फिलामेंट है ना, दोनों पतले फिलामेंट है, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आइसो यानी आई यानी आइसोमेरिक, यानी कि दोनों समान है ना, आइसोमेरिक है, दोनों की समान है। लेकिन यदि ऐसा हुआ, हमने बोला ये पतला फिलामेंट और ये, तो इस दोनों को हम देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से प्रेजेंट करेंगे। ए से यानी कि आइसोमेरिक, एनोमेरिक, ठीक है, एनो आइसोमेरिक। एनो आइसोमेरिक का मतलब होता है कि असमान है, एन आइसोमेरिक, एन आइसोमेरिक, और आइसोमेरिक यानी कि समान, एन आइसोमेरिक यानी कि असमान, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असमान हो गया। अब क्या हुआ, इधर एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं Z, ठीक है। इन Z के मध्य में एक लेयर होती है, इन Z के मध्य में जो एक दूरी है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। आया समझ में। अब हम वापस से बात करेंगे, अब हम सांस लेंगे और वापस से बात करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, तो वापस से मैं समझा रही हूँ, कम टू द पॉइंट, ठीक है। हमने बोला कि जो कंकाल पेशी है उसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती है, ये पैरेलल होती हैं। फिर हमने बोला एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है ना। एक्स्ट्रा फीचर्स, पहला हमने बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, 1 2 3, ठीक है।
फिर हमने बोला ये स्ट्रिएटेड होती है। स्ट्रिएटेड का क्या मतलब है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ये स्ट्रिएटेड होती है ना। स्ट्रिएटेड का क्या मतलब होता है कि जब हम बात कर रहे हैं एक मसल टिश्यू की, है ना, मसल्स की, तो पेशी उत्तक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसको हम बोलेंगे सार्कोलीमा, ठीक है, और जो इसकी ER होगी उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद हो गया, ये दो चीज मैंने यहाँ बताई। फिर मैंने बताया कि जो स्टीरिएटेड है वो कैसे, तो बच्चों कुछ जो रेशे होते हैं वो होते हैं थिन यानी पतले, तो कैसे होंगे, लाइट होंगे, लाइट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिन फिलामेंट। फिर हम बोल रहे हैं थिक और डार्क है, मोटे हैं और डार्क है, इसको हम बोलेंगे मायोफिलामेंट, ठीक है, मायोफिलामेंट बोला। अब ये जो एक्टिन और मायोफिलामेंट है इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है, थिन थिन फिर मायोफिलामेंट, थिन थिन फिर डार्क फिलामेंट, इस तरीके से। अब यदि दोनों जगह एक जैसे ही है, एक्टिन फिलामेंट ही है, तो हम उसको बोलेंगे आइसोमेरिक। आइसोमेरिक यानी कि समान है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन आई से, ये बात बोली। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये तो एक्टिन फिलामेंट भी है और मायोफिलामेंट भी है, यानी दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ए मतलब एन आइसोमेरिक, यानी कि जो कि असमान है। भाई एक पतला है एक मोटा है, असमान हो गया, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, पतला पतला मोटा, पतला पतला मोटा, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड। तो जो पेशी उत्तक होते हैं वो बच्चे स्ट्रिएटेड होते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ हमारे पास है कि हमने जो बोला था कि जो हमारी पेशी उत्तक है वो क्या करती है, हमारे बाहरी वातावरण के उद्दीपनों को कंट्रोल कर सकती है। हम हमारे मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं। स्केलेटन मसल से कंट्रोल होती है, तो इन कंट्रोल मसल को क्या बोलते हैं अपन, वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब होता है कंट्रोल करना। क्या होता है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण करना, कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण करना। तो जो पेशी कंकाल है, जो कंकाल पेशियां हैं, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये वॉलेंटियर जो मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्यों बता रही हूँ ये एक्स्ट्रा फीचर, क्योंकि जब आपसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पेशी उत्तक है उसमें से वॉलेंट्री मसल्स बताओ, तीनों एग्जाम्पल देंगे, आप कौन सा बताओगे। अभी जब अपन तीनों पढ़ लेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछूंगी। आया यहाँ तक क्लियर हो गया, आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें हमें साथ में लेकर के चलनी है। नेक्स्ट देखें अपन, चिकनी पेशी यानी कि स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक है, चिकनी पेशी यानी कि स्मूथ मसल। चिकनी पेशी उत्तक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं, यानी कि ये किस तरीके से अरेंजमेंट में होती है, इस तरीके से। ये जो किनारे हैं, ठीक है, ये कैसे जो किनारे हैं ये कैसे हैं, पतले होते हैं, और ये क्या होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड या फिर सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। इनकी रेखा व धारियां नहीं होती। रेखा और धारियां क्या बोला मैंने, स्ट्रिएटेड, यहां पर ये स्ट्रिएटेड, ठीक है, स्ट्रिएटेड, ओहो, स्ट्रिएटेड नहीं होती है। ठीक है, जो चिकनी पेशी है स्मूथ मसल से ये स्ट्रिएटेड नहीं होती है, जबकि कंकाल पेशी स्ट्रिएटेड होती है। क्लियर होगी, यानी कि यहाँ पर रेखा या धारियां नहीं होती, यानी कि नॉन स्ट्रिएटेड होती है। कैसी होती है, नॉन स्ट्रिएटेड। कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती है। जो कोशिका संधि है ना, वो क्या करती है, इनको एक साथ बंडल में बांधे रखती है। ये संयोजी उत्तक के आवरण से ढके हुए समूह रहते हैं, जैसे कि कंकाल पेशी भी। और हमने पेशी उत्तक के बारे में जब पढ़ा था तो वहां पे हमने बोला था कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये पेशी आंतरिक अंगों जैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो तो कंकाल पेशी में पाया जाता है, सारा कंकाल मसल्स में प्रेजेंट होता है ना। ये रक्त नलिका में, ठीक है, स्मूथ मसल है ना, तो रक्त नलिका कैसी होती है, स्मूथ होती है। अग्नाशय में, आंत में, उसकी भित्ति में ये पाया जाता है। ठीक है, आया समझ में। चिकनी पेशी का संकुचन अनैच्छिक होता है, यानी कि इनवॉलेंट्री,
ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री, जिस पे अपन नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन चिकनी पेशी कैसी है हमारी, इनवॉलेंट्री है। कैसी है बच्चों, इनवॉलेंट्री, जिस पे आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं अपनी आई झपका रही हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कब झपक रही है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, हाँ है ना। आप खुद अपने आप सोचो, कंट्रोल कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो रही है, हमारी आईज जो है वो ब्लिंक कर रही है, वो कंट्रोल नहीं हो सकती। तो चिकनी पेशी है, हाँ है ना। अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। जो ब्लड का फ्लो हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो चिकनी पेशी कैसे, इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी मर्जी में हाथ फोल्ड करके रखूंगी, मेरी मर्जी में हाथ खोल के रखूंगी, क्यों, क्योंकि कंकाल पेशी है, कंट्रोल कर सकती हूँ। बट आईज मैं झपकाती रहूंगी, थक जाऊंगी, नहीं झपक रही भाई, कंट्रोल नहीं कर सकती, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा भोजन डाइजेस्ट ना हो, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है। चिकनी पेशी कंकाल पेशियों की भांति ऐच्छिक क्रियाओं में क्या होता है, वो होता है असफल होते हैं, या बोल सकते हैं असक्षम होते हैं, कि वो नहीं वो कर सकती कंट्रोल। तो ये कैसी है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, इसके जो दोनों छोर हैं वो पतले होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं करती है। इसके बाद में मैंने बोला कि ये जो क्या नाम से, हाँ, इनका जो बाहरी उद्दीपन है उस पर हम सीधा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। और ये कहाँ पाई जा रही है, जैसे एसोफेगस में जो हमारी ये ट्रैकयार्ड होती है ना, जिसमें भोजन नली जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसकी वॉल पर। इसके अलावा ये आमाशय पे प्रेजेंट होती है, और जो भी जैसे रक्त नलिका है उस पर होती है। क्लियर होगी, इसकी अक्रेंस भी आपको समझ में। और ये क्या होती है, नॉन स्ट्रिएटेड, यानी कि इनमें रेखा या धारियाँ नहीं होती। देखो अभी अपन ने कंकाल पेशी देखी थी, तो मैंने कहा था मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इस तरीके से ये स्ट्रिएटेड होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं पर भी स्ट्रिएटेड नहीं है, यानी कि ये नॉन स्ट्रिएटेड है। क्लियर कहानी, आगे बढ़े। हृदय पेशी, यानी कि हम बोल रहे हैं कार्डियक, ठीक है। हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल। संकुचनशील उत्तक है, संकुचन होता है, पंपिंग तभी तो होता है ब्लड का, हाँ या ना, है ना, पंप तभी तो हो पा रहा है, जो केवल हृदय में ही पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, हार्ट वॉल पे। ठीक है। ये जो पेशी होती है वो हार्ट वॉल पे पाई जाती है बेसिकली। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से, ठीक है, हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा, यानी जो कनेक्टिविटी जो होते हैं वो द्रव्य कला से एक रूप होकर के चिपकी रहती है, यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, चिपकी हुई रहती है। संचार संधियां और अंतर्वृत्त डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी कि जो संचार संधि है, भाई संचार होगा ना, ब्लड का पंपिंग जो होता है, वहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है, और एक निश्चित पॉइंट पर वो क्या करती है, पंप ओपन, पंप ओपन, पंप ओपन। और इसी तरीके से हमारा जो ब्लड है वो पंप होता रहता है, हमारा हार्ट क्या करता है, गति करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। क्लियर। जैसा कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, भाई एक मैसेज कन्वे होगा ना, है ना, दूसरी के पास भी कोशिका के लिए संकुचन उद्दीपित हो जाते हैं। यानी कि हमने देखा कि अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो एक कोशिका है वो उद्दीपन दे रही है और ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा हार्ट पंप करते जा रहा है। अब इसकी क्या क्या एबिलिटीज़ है, यानी कि एबिलिटीज़ के साथ साथ क्या इस एक्स्ट्रा फीचर्स है। ये भी क्या है बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि बहुकेंद्र की, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये जो होती है ये चिपकी हुई होती है, ठीक है, चिपकी हुई होती है। कहाँ पाई जाती है, हार्ट वॉल पे, है ना, हार्ट वॉल पे प्रेजेंट होती है। फोर्थ बात क्या है, ये स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड होती है, ठीक है। फिर यानी कि रेखा व धारियाँ पाई जाती है इनमें, ठीक है, रेखा या धारियाँ
पाई जाती है। पांचवी बात क्या है, ये भी वॉलेंट्री होती है, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स यानी कि ऐच्छिक होती है ये भी। फाइन, हम सांस रोक सकते हैं ना, हाँ है ना, थोड़ी देर के लिए तो रोक ही सकते हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते हैं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये जो पेशी ऊतक है वो भी खत्म हो गया। हमने इसकी टाइप्स देख लिए, एक्स्ट्रा फीचर्स देख लिए, नीट के अकॉर्डिंग भी देख लिया। आपका क्या काम है, नोट्स बनाना है, डायग्राम बनाना है बच्चों, डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना, एग्जाम्पल्स पे डायग्राम वो करना, अक्रेंस पे ध्यान देना। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना इनफ है फॉर द नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। एक्टिन और जो ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन जो फिलामेंट है, एक मिनट बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पर मायोसिन होगा बच्चों, ये है ना मायोसिन फिलामेंट, है ना, एक्टिन और मायोसिन, सॉरी है ना, गलती हो गई होगी। तो एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट का अरेंजमेंट है, यदि एक्टिन होगा तो हम उसको बोलेंगे आइसोमेरिक, आई से डिनोट करेंगे। यदि एक्टिन और मायोसिन दोनों साथ होंगे यानी लाइट और डार्क बैंड्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे एन आइसोमेरिक, यानी कि असमान है। जो साइड में जिगजैग लाइन होगी उसको हम बोलेंगे जेड लाइन। जेड लाइन के बीच में जो मध्य में जो एक गैप है, जो दूरी है, उसको हम बोलेंगे सार्कोमियर। पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्कोमियर या व्हाट इज सार्कोमियर, डिफाइन द सार्कोमियर, है ना, उसमें आ जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स, ठीक है, टू जेड लाइन जो डिफरेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्लियर हो गई। सार्कोलीमा क्या है, जो बाहर की आउटर लेयर है, ठीक है। हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक, है ना, फिर हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य, एक और क्वेश्चन है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है हमारी बॉडी में जब हम एजेड हो जाते हैं तो हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, या आफ्टर 30 हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बच्चों बिना कैल्शियम के नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेटिकुलम जो है वो क्या करती है, कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। नीट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ER है यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका बेसिकली क्या वर्क है, ये कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करती है बिटवीन द मसल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मसल्स के बीच में कैल्शियम का आवागमन को कंट्रोल करती है कौन, ER, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक फिनिश, ठीक है। नोट्स बना लेना बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।